बड़ी बात और बड़ी खबर की राजस्थान के सिरोही में जयपुर से पीएम के जनसंवाद कार्यक्रम से लौट रही एक बस खड्डे में गिर गई और तड़के 3 बजे हुए इस हादसे में 40 से 45 लोग घायल हुए हैं। हादसे की सूचना मिलते ही प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे, घायलों को हॉस्पिटल में भर्ती कराया। प्रधानमंत्री महोदय की यात्रा में जो गुला पंचायत है उस क्षेत्र के उज्ज्वला योजना के लाभान्वित जो जयपुर गए थे, वापस आते वक्त वालड़ी के पास में गाड़ी ड्राइवर से गलती आने से नीचे उतर गई। उससे काफ़ी हल्की फुल्की चोटें आई, 1-2 दिन सीरियस है। और हमें जैसे सूचना मिली हमने एम्बुलेंस भिजवा दी। CMHO साहब, जिला कलेक्टर महोदय को भी सूचना दी। जिला कलेक्टर महोदय यहाँ पधार गए और सभी डॉक्टर साहब, सर्जन वगैरह यहाँ पे अटेंड कर लिया है और जो लोग सबको अटेंड कर लिया है। और जैसे सूचना मिली हम सब पहुँच गए, हमारे तहसीलदार भी मौके पर वालड़ी हम पहुँच गए। और दूसरी बड़ी खबर, अमेरिका के कैंसास में एक भारतीय युवक की गोली मारकर हत्या कर दी है। हत्या की वजह और हमलावर के बारे में फिलहाल कोई जानकारी परिवार को नहीं मिली है। 26 साल के शरद गोपू तेलंगाना के हैदराबाद के रहने वाले थे। शरद की मौत की खबर सुनकर उनके घर में कोहराम मचा है। Shot by some of the unknown strangers, and he succumbed to injuries, and in the meanwhile he was no more. This is very sad for कश्मीर में पत्थरबाजी को अब सेना बर्दाश्त नहीं करने वाली। शनिवार को जिस तरह से सेना ने पत्थरबाजों के खिलाफ सख्त रवैया अपनाया है, उससे साफ हो गया है कि अब पत्थर फेंकोगे तो बचोगे नहीं। सेना पर पत्थरबाजी अब बर्दाश्त नहीं, बाज नहीं आओगे तो मारे जाओगे, आतंक का साथ दोगे तो नहीं बचोगे, क्योंकि अब शुरू हो चुका है पत्थरबाजों का इलाज। बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप। बहुत समझाया जा चुका, बहुत बर्दाश्त किया गया। जो रक्षक हैं उन्हें रोक कर रखा गया, बंदूक को खामोश रहने दिया गया। जवाब में पत्थरबाजी खत्म हुई क्या? पत्थरबाज बनने वालों के माँ बाप को अक्ल आई क्या? रेडवानी इलाके में सेना के शिकार हुए पत्थरबाजों की उम्र सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। चलिए पहले उनकी उम्र और नाम जान लीजिए। शाकिर अहमद, उम्र 22 साल, इरशाद माजिद, उम्र 20 साल और अंदलीब, उम्र 16 साल। ये तीनों पत्थरबाजी कर रहे थे, सेना का रास्ता रोकने निकले थे। देखा आपने, ये तीनों 16 से 22 साल के बीच के हैं। जी हाँ, मरने वाली 16 साल की लड़की। सोचिए, जिस उम्र में पढ़ना चाहिए, कॉलेज जाना चाहिए, उस उम्र में पत्थर उठाए हैं, तो फिर बर्बादी के सिवा और क्या मिलेगा? बताया जा रहा है कि तीनों कुलगाम के हवूरा के रहने वाले थे। घटना के बाद पूरे इलाके में इंटरनेट बंद कर दी गई है, लेकिन पत्थरबाजी पर पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। जो भी किलिंग या डेथ होगी उसको हम मजम्मत करते हैं। इससे माहौल और बिगड़ जाएगा, माहौल ठीक नहीं हो जाएगा। इसे क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? बहुत ही दुख की बात है। मैं कंड में उन जिन घरानों के साथ ऐसा हुआ, मैं उनके गम में बराबर का शरीक हूँ और मैं चाहता हूँ कि सरकार से कि ये चीज़ बंद किया जाए। जब आतंकियों के पैरोकारों की आवाज में सियासी आवाज मिलाई जाएगी तो फिर बर्बादी के अलावा और क्या मिलेगा? क्योंकि जवान वहाँ किसी निर्दोष को खोजने नहीं गए थे। दरअसल शनिवार को कुलगाम के रेडवानी में सुरक्षा बल आतंकियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन चला रहे थे। तभी स्थानीय लोगों ने पथराव शुरू कर दिया। लेकिन सियासत देखिए कि अब भी सेना से सवाल किया जा रहा है। क्यों ये ऐसा किया गया? जिन बच्चों को तरीके से भी उनको समझाया जा सकता है, गाड़ी को रोककर उनको समझाया जा सकता है, गोली का उसका मतलब पत्थर वालों को गोली से समझाया नहीं जा सकता। लारमी साहब, अगर वोट बैंक की राजनीति की चोंचलेबाजी छोड़कर सही बात कही होती, बच्चों को समझाया होता, बुजुर्गों को पत्थरबाजी का नफा नुकसान बताया होता, तो आज शाकिर अहमद, इरशाद माजिद और महज 16 साल की अंदलीब बेमौत नहीं मारे जाते। लेकिन आपको क्या? आपके बच्चे महफूज रहें, बाकियों को आप भड़काते रहें। ये अगर बंद नहीं करेंगे, मुझे लगता है कि सारे लोग सड़कों पे निकल आएंगे और इस चीज का मुकाबला करेंगे। सुना आपने, ये भड़काना नहीं तो और क्या है? समझाना सेना को नहीं, पत्थरबाजों को है। जवान वहाँ CRPF पर हुए ग्रेनेड हमले के बाद छुपे आतंकियों को खोजने पहुंचे थे, तो फिर पत्थरबाजी की जरूरत क्या थी? और अगर बेवक्त मिली मौत से भी नहीं संभलोगे तो आगे भी बर्बादी तय मानिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।
तो चलिए बात करेंगे कश्मीर के त्राल की, जहां इस्लाम के तथाकथित ठेकेदारों ने एक सिख लड़की का जीना मुहाल कर दिया है। जबरदस्ती धर्मांतरण के लिए उसे और उसके परिवार को टॉर्चर किया जा रहा है। अगर बाजू आगे नहीं किया होता तो ये अब तक मर चुकी होती। देखिए कैसे जख्म दिए गए हैं इसे। हमले तो इसके गले पर किए गए, लेकिन सूझबूझ और तेजी दिखाकर इसने अपनी जान बचा ली। जी हां, आप जिस लड़की को देख रहे हैं ये गुंडागर्दी का शिकार हुई है। हम आपको इस लड़की के बारे में बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप ये जान लीजिए कि इस पर हमला हुआ क्यों। यहाँ पे मुस्लिम लड़की एक थी जिसने हमें काफी टॉर्चर किया, अपने रिलीजन को कन्वर्ट करने के लिए बोला, नमाज पढ़ने के लिए बोला, मीन्स अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए बोला। आपको एक बात समझ नहीं आती, मैं जान ले लूंगा। तो कुछ ही 10-15 मिनट के बाद हमारी लंच ब्रेक थी 1 से 2 तक, तो उसी बीच में वो गलत माने आया। अच्छा। एंड इनफैक्ट उसने धमकी भी दी, वो इनडायरेक्टली धमकी थी कि अगर आपको बात समझ नहीं आती है हम आपको मिलिटेंट से समझाएंगे। बट कुछ 2 लड़के ऐसे थे जो मीन्स बहुत अजीब कमेंट्स करते थे। उनका क्या था? उनका नाम दानिश आमिर था। क्योंकि वहाँ पे काफी लड़कियां थी, उन्होंने आज तक ऐसे लड़की अपनी लड़कियों को कभी कमेंट्स नहीं की, बट मेरे रिलीजन अनदर था इसलिए उन्होंने मुझे काफी कमेंट्स किए। गले को एक्चुअली मारने आए थे, उन्होंने टर्न किया, पहली बार भी उन्होंने मारा बट स्क्रैच लगी, दूसरी बार फिर से वो आए, वो गले को मारने आए थे बट लेकिन वो मेरे इसको लग गया बाजू को, क्योंकि मैंने अपनी प्रोटेक्शन के लिए बाजू आगे लाई, उनको लगा शायद वो गले को लग गए, वो वहां से भाग गए। जी हाँ, इस लड़की पर जानलेवा हमला हुआ है, लेकिन ये बाल बाल बच गई। चलिए अब आपको बताते हैं इस लड़की के बारे में। ये लड़की सिख समुदाय से ताल्लुक रखती है, त्राल के गंदपुरा इलाके की रहने वाली है, इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की छात्रा है, और जिस पर मोटरसाइकिल सवार 2 नकाबपोशों ने त्राल के बस अड्डे पर हमला किया। अब आप सोच रहे होंगे कि जब ये लड़की स्टूडेंट है और अगर इस पर ज्यादती हुई है तो फिर इसने शिकायत क्यों नहीं की। तो जनाब आप खुद सुनिए कि इसकी शिकायत का क्या हश्र हुआ है। तो वीसी से बात की बट उन्हें कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया। तो उसी शाम को मुझे कॉल आई एंड मुझे दूसरे दिन वीसी से मिलने के लिए बोला गया, बट फिर भी वहाँ पे कोई एक्शन नहीं लिया गया। अच्छा। मामला अल्पसंख्यक सिख समुदाय से जुड़ा हुआ है, इसलिए सियासत भी तेज हो गई है। बीजेपी ने मामले की शिकायत राज्यपाल एन बोरा से की है और आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार कर उन्हें कड़ी सजा देने की मांग की है। साथ ही कश्मीरियों से भी इंसानियत की अपील की गई है। जबरन धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं, ये मंजूर नहीं है। कश्मीर सिविल सोसाइटी से मेरी गुजारिश है कि इसको कंडेम करें और यकीन करें कि वहां पर जितनी भी माइनॉरिटीज हैं वो सेफ एंड साउंड है। जबरन धर्मांतरण के इस मामले में केस तो दर्ज हुआ है, लेकिन अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। जानलेवा हमले के बाद से लड़की और इसके परिवार के लोग खौफजदा हैं। यकीनन ये गुंडागर्दी है जिसे इस्लाम के नाम पर अंजाम दिया जा रहा है, जो कि न तो इस्लाम के लिए ठीक है और न ही इंसानियत के लिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। पीएम मोदी ने राजस्थान के विकास के लिए करोड़ों रुपए की परियोजनाओं की नींव रखी और इस दौरान पीएम मोदी ने कांग्रेस को राजस्थान का विकास न करने के लिए जमकर कोसा, कांग्रेस पर बिलवार भी किया। हमारा एकमात्र एजेंडा रहा है विकास, विकास और विकास। 5 करोड़ लोग गरीबी से मुक्त हुए हैं। जयपुर पहुंचे पीएम मोदी ने राजस्थान के विकास के लिए कई योजनाओं का तो शिलान्यास किया ही, कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। कांग्रेस पर पीएम ने क्या निशाना साधा ये बताएंगे, लेकिन पहले जान लीजिए कि राजस्थान के लिए पीएम मोदी ने 13 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया। ये 13 विकास परियोजनाएं 2100 करोड़ रुपए की लागत की हैं। ये 13 परियोजनाएं रोड, जल आपूर्ति, सीवरेज, आवास योजनाओं से जुड़ी हैं, जिससे कई जिलों को फायदा पहुंचेगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारा एकमात्र एजेंडा रहा है और वो है विकास, विकास और विकास। इस दौरान पीएम मोदी ने रैली में बताया कि कैसे बीजेपी सरकार के काम की वजह से आज दुनिया की एजेंसी भी मान रही है कि देश में गरीबी कम हो रही है। दुनिया की एक नामी संस्था की हाल ही में एक रिपोर्ट आई है, इसमें कहा गया है कि भारत में बीते 2 वर्षों में लगभग 5 करोड़ गरीब के कुचक्र से बाहर निकल गए हैं। 5 करोड़ लोग गरीबी से मुक्त हुए हैं। रैली में पीएम मोदी ने किसानों का मुद्दा भी उठाया
और कहा कि खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने से राजस्थान समेत पूरे देश के किसानों को फायदा पहुंचेगा और सरकार 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने की दिशा में काम कर रही है। 2022 तक जब आजादी के 75 साल होंगे, किसान की आय 2 गुना करने के लक्ष्य के साथ काम कर रही है। रैली में एक तरफ पीएम मोदी ने किसान विकास और गरीबी मुक्त भारत की बात की तो दूसरी तरफ कांग्रेस पर बेलवार किया। कांग्रेस को आजकल कुछ लोग बैलगाड़ी बोलने लगे हैं। बैलगाड़ी नहीं, बैलगाड़ी, बैलगाड़ी नहीं, बैलगाड़ी। आखिर कांग्रेस के दिग्गज कहे जाने वाले करीब करीब कई नेता और कई पूर्व मंत्री आजकल बेल पर यानी कि जमानत पर है। हालांकि रैली से किए गए पीएम मोदी के बेल वार पर कांग्रेस ने भी पलटवार किया। बेल पर रहना ज्यादा अच्छा है जेल जाने से, इसलिए प्रधानमंत्री को पहले अपनी पार्टी में देख लेना चाहिए। अपनी पार्टी को उनको जेल पार्टी का नाम और जेल गाड़ी का नाम ज्यादा देना चाहिए। इस रैली में पीएम मोदी ने राजस्थान के विकास के लिए वसुंधरा सरकार की भी जमकर पीठ थपथपाई और साफ कर दिया कि केंद्र और राज्य सरकार राजस्थान के विकास में पीछे नहीं हटेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। आईआईटी और मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के साथ ही देश की कई परीक्षाएं अब नए तरीके से होंगी। नीट टू जेईई और नेट समेत 5 प्रवेश परीक्षाओं का संचालन अब एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी करेगी, जिसका ऐलान मानव संसाधन विकास मंत्री ने किया। So National Testing Agency, which was a major examination reform, has started its work. नीट, जेईई और नेट परीक्षा का बदलेगा स्वरूप। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए को परीक्षा की कमान। साल में 2 बार मिलेगा नीट और जेईई में मौका। प्रतियोगिता परीक्षाओं को लेकर केंद्र सरकार बड़ा बदलाव करने जा रही है। राष्ट्रीय स्तर पर मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम यानी नीट और इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम जेईई की जिम्मेदारी अब एनटीए को दे दी गई है। एनईटी दिसंबर में होगी नेट परीक्षा, जेईई मेंस अब 2 बार होगी। छात्रों की मांग थी है कि परीक्षा एक ही बार होती है, उस दिन कोई बीमार हुआ, कुछ हुआ तो दूसरा मौका नहीं मिलता, 1 साल जाता है। अब नहीं जाएगा, अब जनवरी में भी होगी और अप्रैल में भी होगी। दोनों परीक्षाएं दे सकता है या एक दे सकता है। जो उसका स्कोर होगा बेस्ट वो उसका पकड़ा जाएगा। आपको बता दें कि अब तक ये परीक्षाएं सीबीएसई ही कराती थी। अब आपको बताते हैं कि ये परीक्षाएं कैसे पहले के मुकाबले अलग होंगी। सबसे पहले बात करते हैं जेईई की। आईआईटी और एनआईटी में एडमिशन के लिए होने वाली ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम यानी जेईई की परीक्षा पहले साल में 1 बार होती थी, लेकिन नए प्रावधान के मुताबिक जेईई मेंस परीक्षा साल में 2 बार जनवरी और अप्रैल में होगी। खास बात यह है कि जेईई मेंस की परीक्षा कैंडिडेट्स अब साल में 2 बार दे सकेंगे। बात अगर मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम यानी नीट की करें तो अब तक नीट की परीक्षा भी साल में 1 बार ही होती थी, लेकिन नए प्रावधान के मुताबिक ये परीक्षा भी साल में अब 2 बार फरवरी और मई में होगी। दोनों परीक्षाओं के बेस्ट स्कोर के आधार पर ही अब एडमिशन मिलेगा। दोनों परीक्षाएं दे सकता है या एक दे सकता है। जो उसका स्कोर होगा बेस्ट वो उसका पकड़ा जाएगा। और नीट की परीक्षा भी फरवरी और मई में होगी, तो हर परीक्षा का 2 बार मौका मिलेगा छात्र को। इसी तरह हायर एजुकेशन में टीचिंग के लिए क्वालिफाई करने के लिए होने वाले नेट में भी परिवर्तन हुआ है।
अभी ये परीक्षा साल में 2 बार जुलाई और दिसंबर में होती थी, लेकिन अब नेट की परीक्षा साल में 1 बार सिर्फ दिसंबर में होगी। परीक्षा में ये सभी बदलाव अगले सत्र से लागू होंगे। सभी परीक्षाएं ऑनलाइन होंगी। इन परीक्षाओं के सिलेबस, सवालों के फॉर्मेट, भाषा और फीस में कोई बदलाव नहीं किया गया है। मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर का कहना है कि इस सिस्टम में पेपर लीक जैसी मुश्किलों से निजात मिल जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। देश में मानसून के साथ ही पूरब से पश्चिम तक बारिश का कहर है। नागपुर के साथ ही महाराष्ट्र और गुजरात के कई शहरों पर बारिश भारी पड़ रही है, तो असम के कई जिलों के लिए बारिश मुसीबत है। पूरब से पश्चिम तक बारिश का कहर। बारिश ने डुबोया नागपुर। असम के कई जिलों में बारिश बनी काल। महाराष्ट्र, गुजरात पर भी बारिश का कहर। देश में शहरी विकास का मॉडल यानी नागपुर मॉनसून की पहली बारिश में ही डूबने उतरने लगा। विकास की कहानी बयां करने वाली नागपुर की सड़कों पर नाव चलने लगी। महाराष्ट्र की दूसरी राजधानी माने जाने वाले नागपुर में विधानसभा भवन तक बारिश में डूबा डूबा नजर आया। लेकिन ये तस्वीर एक शहर विशेष की नहीं है। महाराष्ट्र के ही कई शहर बारिश से बेहाल हैं, तो माया नगरी मुंबई का हाल भी कुछ अलग नहीं है, जहां बारिश का सितम कई दिनों से थोड़ा थोड़ा रुक कर जारी है। तो पास के गुजरात में भी नदियां उफान पर हैं। लगातार बारिश के कारण तापी नदी के किनारे बसे इलाकों में बाढ़ के हालात हैं, तो पूरब का हाल और भी ज्यादा बुरा है। असम की ब्रह्मपुत्र नदी खतरे के निशान की ओर बढ़ रही है, जिससे राज्य के करीब 6 जिलों पर इसका असर पड़ा है। 100 के करीब गांवों में बाढ़ का पानी घुस आया है। एक अनुमान के मुताबिक करीब 50,000 लोगों को बाढ़ के कारण अपना घर-बार छोड़ना पड़ा है। पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में भी बाढ़ ने तबाही मचानी शुरू कर दी है। वहीं उत्तराखंड समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में भी बारिश के कारण बाढ़ की आशंका बढ़ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के लोगों का खुशी का ठिकाना नहीं है। सियासत से उनका कोई सरोकार नहीं, लेकिन फिर भी मोदी सरकार के मुरीद हैं। पीएम के शुक्रगुजार हैं। यही दुआ कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी हमेशा हमेशा पीएम बने रहें। हम गांवों को बदले, देश अपने आप बदल जाए। तो अब यह है कि इंडिया गवर्नमेंट का बहुत बहुत शुक्रिया और खासकर मोदी साहब का शुक्रिया। करोड़ मुबारक हुआ गवर्नमेंट वास्ते, मेरे रहम खुदा उनको रब करेगा। इतने गरीब थे कि खाने के लिए रोटी भी नहीं थी, मकान कैसे बनाते, लेकिन चलो गवर्नमेंट ने कुछ ना कुछ किया है। कुछ जी हाँ, विकास तो हुआ और ये तो उसकी बानगी भर है। किसी के घर ताबीर हुए हैं और किसी का आशियाना बिजली से रोशन हुआ है। राजौरी जिले में समय ने जिनसे सिर छुपाने वाली छत छीनी थी, सरकार के सहयोग से उनको अब अपना एक मुकम्मल आशियाना मिला है। मुफलिसी में मजबूरन दूसरों के यहाँ पनाह लेनी पड़ी, लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना ने एक बार फिर मायूस चेहरों को खुशी बख्शी है। अपने आशियानों में सिर छुपाने का सुकून बख्शा है। आंधी और बारिश से बचने के लिए दरो दीवार का इंतजाम जो हुआ है, हर कोई शुक्रगुजार है उस मोदी सरकार का, जिसने बेघरों को दोबारा अपने घरों में बसा दिया है। तो अब यह है कि इंडिया गवर्नमेंट का बहुत बहुत शुक्रिया और खासकर मोदी साहब का शुक्रिया। गवर्नमेंट का बहुत बहुत आसान है मेरे पर। लाखों करोड़ मुबारक हुआ गवर्नमेंट वास्ते, मेरे रहम खुदा उनको रब करेगा। पिछले साल 1338 लोगों को घर मिल चुका है। इस साल 3000 घरों का टारगेट रखा है। समय पर घर देने के लिए तेजी से काम चल रहा है। जो गुर्बत में गुजारा कर रहे थे, जिनके सिर दरो दीवार न थी, बारिश भिगो रही थी, धूप तपा रही थी, सर्दी सितम ढा रही थी, अब उन बेघरों का सपना साकार हो रहा है।
और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हमें 1000 का एडिशनल टारगेट इस बार मिल रहा है, तो 3000 लोगों को इस बार हम कवर करेंगे। वहीं राजौरी के नारला बम्बल गांव में अब तक गांव वालों को छत तो मयसर थी, लेकिन 70 साल से जिले का ये आखिरी बिजली की बाट जो रहा था, अब वही गांव 70 साल के लंबे सफर के बाद रोशन हो रहा है। आजादी के बाद पहली बार नारला बम्बल में बिजली पहुंची है। 70 साल बाद इस गांव का बिजली वाला सपना साकार हुआ है। दीनदयाल उपाध्याय स्कीम के तहत गांव-गांव बिजली पहुंच रही है। गांव के बड़े बुजुर्गों ने बिजली की रोशनी नहीं देखी थी, लेकिन अब यहाँ का भविष्य दिए से नहीं बल्कि बल्ब की रोशनी से संवर रहा है। गांव वाले कहते हैं मोदी सरकार में गांव के अच्छे दिन आ गए हैं। इसका हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि मोदी सरकार का, सेंट्रल सरकार का बहुत फायदा हुआ। पहले दिए जला जला के तो दिए जला जला के पढ़ते थे, अब हम लाइट आई हम पढ़ते हैं रात को बैठ के। वो दिन दूर नहीं जब सरकारी योजना से राजौरी के हर बाशिंदे के पास अपना आशियाना होगा और घर घर बिजली होगी, गांव-गांव खुशहाली से गुलजार होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।